कल फिजिक्स का पेपर है और टेंशन हो रही है। अरे चिंता की कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम फिजिक्स पार्ट 1 के सिर्फ उन टॉपिक्स पर धावा बोलेंगे जहां से नंबर पक्के हैं। चलो फटाफट मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो, पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारा फोकस होगा सिर्फ दो हॉट टॉपिक्स पर। एक है डायपोल और दूसरा है गॉसेस लॉ, जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। ये देखो, ये स्लाइड चैप्टर 1 का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक सेकंड रुककर इसे देखो। सेंटर में है इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू, और इससे निकल रही हैं 4 मेन ब्रांचेस। एक है फोर्स जो सीधे कूलम्स लॉ से जुड़ा है, दूसरा फील्ड जिसमें डाइपोल का कॉन्सेप्ट आता है, और सबसे जरूरी गॉस लॉ जो फ्लक्स निकालने का एक शॉर्टकट है। ये मैप हमें बताएगा कि हमें कहां निशाना लगाना है। तो यहां से 3 बातें गांठ बांध लो। पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर फील्ड की 2 दिशाएं हो ही नहीं सकती। दूसरी, यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है लेकिन टॉर्क लगता है। और तीसरा, गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर वाले पर नहीं। और हाँ, ये फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लेना है। पिछले सालों के पेपर्स में भी डाइपोल की डेरिवेशन और क्यूब वाले गॉसेस लॉ के न्यूमेरिकल्स बार बार पूछे गए हैं। ट्रैप, यहां स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं। फ्लक्स निकालते समय याद रखना, हमेशा सिर्फ अंदर वाला चार्ज क्यू इन लेना है, और क्यू इक्वल्स एनी में एन हमेशा एक इंटीजर होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं। अच्छा, अब ये वीवीआई सवाल देखो। पहला, फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती, और दूसरा ये न्यूमेरिकल जिसमें टॉर्क दिया है और चार्ज निकालना है। हिंट क्या है? बस टाउ इक्वल्स पी साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ और नंबर पक्के। चलो 30 सेकंड में रिकॉल करते हैं डाइपोल टॉर्क, गॉस लॉ और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। बस हो गया ये चैप्टर। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो, इस चैप्टर का हीरो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। ये विजुअल देखो, कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा। एक कैपेसिटर को पानी की टंकी की तरह सोचो। टंकी का एरिया ए जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पानी मतलब चार्ज जमा होगा, और प्लेट्स के बीच की दूरी डी जितनी कम होगी उसकी कैपेसिटी सी उतनी ही ज्यादा होगी। बस ये एक एनालॉजी इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो मेन बातें क्या हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को घुमाने में वर्क डन 0 होता है, और डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस k गुना बढ़ जाती है। अब एक एग्जाम हैक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर यानी U इज इक्वल टू हाफ CV² की डेरिवेशन। ये एक पक्का 3 मार्क्स का सवाल है, इसको तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ट्रैप अलर्ट, ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। अगर डाइलेक्ट्रिक डालते समय बैटरी जुड़ी हुई है तो वोल्टेज V कांस्टेंट रहेगा, और अगर बैटरी हटा दी गई है तो चार्ज Q कांस्टेंट रहेगा। इसको दिमाग में एकदम फिट कर लो। VVI सवाल कौन से हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना और एनर्जी स्टोर्ड पर सीधा NCERT का न्यूमेरिकल। चलो, अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस ये 3 टॉपिक्स कर लो, चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। ये स्लाइड पूरी कहानी बता रही है। लेफ्ट में देखो, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वो धीमी सी गति जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वही असल में करंट बनाती है। ऊपर ओम्स लॉ V और I का सिंपल सा रिश्ता बताता है, जबकि राइट साइड में किरचॉफ्स लॉज हैं जो मुश्किल सर्किट्स को सॉल्व करने के नियम हैं। एग्जाम अलर्ट, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD, इसकी डेरिवेशन बहुत बहुत जरूरी है। और याद रखना, किरचॉफ का पहला नियम चार्ज कंजर्वेशन पर और दूसरा नियम एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। ये सीधा सीधा 1 नंबर का सवाल बन सकता है। ट्रैप, अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस n² गुना बढ़ जाता है, n गुना नहीं। अब इस VVI सवाल को देखो। इस VI ग्राफ से EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। एग्जाम हैक, Y एक्सिस पर जहां लाइन कट रही है वो EMF है, मतलब यहां 6 वोल्ट, और इस लाइन का जो नेगेटिव स्लोप है वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। सिंपल। तो अब मैग्नेटिज्म की दुनिया में एंटर करते हैं। चैप्टर 4 में हमारा फोकस रहेगा बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ और लॉरेंस फोर्स पर। बस ये 3। देखो दोस्तों, इस चैप्टर में डायरेक्शन ही सब कुछ है। राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है, और ये डायग्राम्स दिखाते हैं कि इसे लगाना कहाँ है, सोलेनॉइड के अंदर, पैरेलल वायर्स के बीच और गैल्वेनोमीटर को बदलते समय। इन विजुअल्स को ध्यान से देखो, आधा काम यहीं हो जाएगा।
यहाँ सबसे जरूरी है दो पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स की डेरिवेशन। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो अक्सर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। साथ ही चार्ज्ड पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस मतलब r = mb/qb, इस पर न्यूमेरिकल और गैल्वेनोमीटर को एममीटर या वोल्टमीटर में बदलने वाले सवाल, इनको तो जरूर प्रैक्टिस करना है। ट्रैप अलर्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम उल्टा है। जब करंट सेम डायरेक्शन में हो तो तार अट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करते हैं। और गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन के लिए याद रखो, एममीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, इसलिए उसका अपना रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब शंट लगेगा पैरेलल में। और वीवीआई सवाल, अरे वही दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच फोर्स की डेरिवेशन, इसे छोड़ना मतलब पाप है। अब आते हैं आखिरी 3 चैप्टर्स पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI और AC। इन्हें हम कहेंगे द फिनिशर्स। ये चैप्टर्स छोटे हैं लेकिन स्कोरिंग है। चलो इनका एक तेज तरार लेकिन फोकस्ड रिवीजन करते हैं। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा है पर स्कोर दिलाएगा। इस स्लाइड पर जो मटेरियल्स क्लासिफिकेशन टेबल है उसे ध्यान से देखो। एग्जाम हैक, डाया, पारा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच का अंतर थ्योरी क्वेश्चंस का एक पक्का सोर्स है। कम से कम 3 प्रॉपर्टीज जैसे ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट याद कर लो। अब इस टेबल को देखो जो तीनों चैप्टर्स को समेट रही है। चैप्टर 5 में क्यूरीज लॉ का ट्रैप याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने पर पैरामैग्नेटिज्म कम होता है। चैप्टर 6 EMI का कोर है फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ दिशा बताता है। इसीलिए तो फॉर्मूले एप्सिलॉन = -d∅/dt में वो नेगेटिव साइन होता है, वो नेगेटिव साइन ही लेंजेस लॉ है। और अब चैप्टर 7 AC, एग्जाम अलर्ट, रेजोनेंस की कंडीशन जब XL = XC हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा ट्रैप, AC में पावर कैलकुलेट करते समय हमेशा RMS वैल्यूज यूज करना, पीक वैल्यूज नहीं। ये एक कॉमन गलती है जिससे नंबर कटते हैं। इन आखिरी चैप्टर्स को पक्का करने के लिए ये 3 सवाल जरूर देखो। चैप्टर 5 से मटेरियल्स का अंतर, एक पक्का थ्योरी सवाल। चैप्टर 6 से लेंजेस लॉ पर बेस्ड डायरेक्शन बताने वाला सवाल, ये आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। और चैप्टर 7 से LCR सर्किट में रेजोनेंस पर एक न्यूमेरिकल जिसमें ओमेगा और EP की वैल्यू इक्वेशन से निकालना ही पहला स्टेप है। इन्हें सॉल्व कर लिया तो समझो ये चैप्टर्स तैयार हैं। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसा ठोस प्लान जिससे कम से कम 20 से 25 नंबर पक्के हो जाएं। ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। स्टेप 1, इन शॉर्ट डेरिवेशंस में से कोई भी 3 चुन लो। स्टेप 2, ये मस्ट डू न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो। और स्टेप 3, ये गारंटीड थ्योरी क्वेश्चंस याद कर लो। अगर सिर्फ इतना भी कर लिया तो फिजिक्स पार्ट 1 का एक बड़ा हिस्सा आपकी मुट्ठी में है। और ये है फिजिक्स पार्ट 2 का हमारा फाइनल सबसे जरूरी रिवीजन। देखो अगले कुछ मिनटों के लिए मैं तुम्हारा सीनियर टीचर भी हूं और समझो कि मैं ही तुम्हारा बोर्ड का परीक्षक हूं। हम सीधे, बिल्कुल सीधे उन टॉपिक्स पर अटैक करेंगे जहां से पूरे नंबर उठाए जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मिशन फुल मार्क्स। ये रहा हमारा एक्शन प्लान। हम इन 5 स्कोरिंग सेक्शंस के जरिए ये पक्का करेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल हमें चौंका ना सके। हर सेक्शन में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल देखेंगे, वो आम गलतियां जो सब करते हैं, और हां, उन्हें सुधारने का अचूक तरीका भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। एक बात याद रखना, इस चैप्टर में तुम्हारी आंसर शीट का फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा डायग्राम ही बनाता है। अगर डायग्राम परफेक्ट है तो एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है कि हां, कॉन्सेप्ट की पूरी समझ है। जरा इस सवाल को देखो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ये सवाल मैं बता रहा हूं लगभग हर दूसरे साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। एग्जामिनर इस एक डायग्राम से तुम्हारी लेंस की समझ, इमेज फॉर्मेशन के सारे नियम और तुम्हारी सफाई सब कुछ एक साथ चेक कर लेते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दो। ये वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं जहां एक एग्जामिनर की नजर सबसे पहले जाती है। पता है, एक भी किरण पर एरो नहीं लगाया ना, बस समझो आधा नंबर गया। और ये तो वो फ्री के मार्क्स हैं जिन्हें कोई भी टॉपर या कोई भी अच्छा स्टूडेंट बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगा। तो ये है वो तरीका जिससे एग्जाम के प्रेशर में भी 30 सेकंड के अंदर एक परफेक्ट डायग्राम बनता है। हमेशा स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करो, इन स्टेप्स को फॉलो करो और सबसे आखिर में लेबलिंग और एरो हेड्स लगाओ। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये तुम्हारी आदत में आ जाएगा। चलो अब चलते हैं वेव ऑप्टिक्स पर।
देखो, इस चैप्टर से थ्योरी के सवाल बहुत आते हैं और यहाँ एग्जामिनर तुम्हारे कॉन्सेप्ट की गहराई को जांचते हैं। खासकर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच के अंतर को लेकर तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, इंटरफेरेंस होता है दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस से, जबकि डिफ्रैक्शन होता है एक ही वेव फ्रंट के किनारों से मुड़ने की वजह से। ये वो बेसिक फर्क है जिसे एग्जामिनर तुम्हारे जवाब की पहली लाइन में ही ढूंढते हैं। ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की ये 4 शर्तें तुम्हारे जवाब में होनी ही चाहिए। इनमें से भी कोहेरेंट सोर्सेज या कला संबद्ध स्रोत, ये वो मैजिकल शब्द है जिसे लिखते ही तुम्हें पूरे नंबर मिलते हैं। इसे दिमाग में एकदम छाप लो। हाँ, ये क्लासिक कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो डिफ्रैक्शन के सिद्धांत को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ता है। इसका सीधा सा जवाब साउंड और लाइट वेव्स की वेवलेंथ में छिपा है। देखो, साउंड की वेवलेंथ बड़ी होती है, इसलिए वो दीवार के कोनों से आसानी से मुड़ जाती है, यानी डिफ्रैक्ट हो जाती है। वहीं लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए वो नहीं मुड़ पाती। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं एग्जामिनर के सबसे फेवरेट टॉपिक पर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से एक सवाल तो पक्का ही है, खासकर ग्राफ पर बेस्ड। ये टॉपिक तुम्हारी थ्योरी, तुम्हारी ग्राफ की समझ और तुम्हारा फॉर्मूला एप्लीकेशन तीनों को एक साथ टेस्ट कर लेता है। ये रही इसकी बेसिक डेफिनेशन, सरल और सटीक। मतलब जब एक खास एनर्जी से ज्यादा का फोटॉन किसी मेटल से टकराता है तो वो अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देकर उसे बाहर निकाल देता है। बस इतना ही है ये। और ये डायग्राम दिखाता है कि ये सब लैब में कैसे होता है। लाइट कैथोड पर गिरती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो एनोड की तरफ भागते हैं और सर्किट में एक करंट फ्लो होता है जिसे हम फोटो करंट कहते हैं। हर पार्ट का काम समझना जरूरी है। इस ग्राफ को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। ज्यादा इंटेंसिटी मतलब है ज्यादा फोटॉन्स, और ज्यादा फोटॉन्स का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिससे करंट बढ़ेगा। ये एक सीधी रेखा वाला रिश्ता है। असर्शन रीजन और एमसीक्यू के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पे 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। याद रखना, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के नंबर या करंट को कंट्रोल करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंट्रोल करती है। इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना है। अब हम आते हैं एटम्स और न्यूक्लियाई पर। ये चैप्टर स्कोरिंग इसलिए हैं क्योंकि यहां ज्यादातर सवाल सीधे फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। सही फॉर्मूला लगाया, सही जवाब पाया, फुल मार्क्स। इस स्लाइड का एक मेंटल स्नैपशॉट ले लो। बोर रेडियस, एनर्जी लेवल फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये सभी फॉर्मूले तुम्हारी उंगलियों पर होने चाहिए। ये इस सेक्शन के हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के टूल्स हैं। हाँ, ये है एक एग्जाम हैक, एक बहुत ही जरूरी शॉर्टकट। सुनो, अगर न्यूमेरिकल में मास एएमयू में दिया है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए E=mc² लगाकर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। बिल्कुल नहीं, सीधे उसे 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर दो। इससे टाइम भी बचेगा और सबसे बड़ी बात, कैलकुलेशन में गलती होने का चांस 0। मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा बाइंडिंग एनर्जी से जुड़ा है। ये वो गायब हुआ मास है जो आइंस्टाइन के E=mc² समीकरण के हिसाब से न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखने वाली एनर्जी में बदल जाता है। और आखिर में सेमीकंडक्टर्स। यहां से लॉजिक गेट्स का सवाल आना तय है। ये वो सेक्शन है जहां तुम बिना ज्यादा मेहनत किए पूरे नंबर ला सकते हो। चलो, इन पक्के नंबरों को अपनी जेब में डालते हैं। लॉजिक गेट्स तुम जानते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ABC हैं। हर गेट का एक सिंपल सा रूल होता है और वो रूल उसकी ट्रुथ टेबल में साफ साफ लिखा होता है। और गेट का नियम बहुत सीधा है। अगर कोई भी एक इनपुट हाई यानी 1 है तो आउटपुट 1 ही होगा। ये A या B या दोनों वाली कंडीशन है। ये एक बहुत ही लिबरल गेट है। और एंड गेट, ये थोड़ा सख्त है। इसका आउटपुट 1 सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट 1 हों। ये A और B दोनों वाली कंडीशन है। ये हैक एग्जाम में तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। लॉजिक गेट के MCQ में पूरा सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। बस एक इनपुट को पकड़कर आउटपुट का अंदाजा लगाओ और गलत ऑप्शंस को काटते जाओ। तुम सही जवाब तक चुटकियों में पहुंच जाओगे। तो ये था हमारा फाइनल रिवीजन। एग्जाम से पहले आखिरी कुछ घंटों में बस इन्हीं फॉर्मूलाज और डायग्राम्स को एक बार फिर से देख लेना। इन पर कमांड कर लो,
तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा और तुम एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होगे। फिजिक्स एग्जाम को फतेह करने के लिए इस फाइनल और सबसे जरूरी सेशन में आप सबका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले और स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो एग्जाम में धांसू परफॉर्मेंस देने के लिए चाहिए। तो चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो जो लास्ट मिनट वाला प्रेशर होता है ना, उसे ही अपनी ताकत बनाते हैं, एकदम प्योर परफॉर्मेंस में बदल देते हैं। टारगेट क्या है? एग्जाम में 60 से ज्यादा मार्क्स पक्के करना। देखो, कोई भी जंग जीतनी हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है? पूरे बैटलफील्ड का नक्शा समझना, है ना? बस फिजिक्स में टॉप करने का भी यही फंडा है। पहले हमें ये समझना होगा कि सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ चैप्टर्स की लिस्ट नहीं है। ये तो एक पूरा एक वेब है, एक जाल है जिसमें सारे आइडियाज आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लो। ये दोनों एक दूसरे की नींव हैं। एक में रुके हुए चार्जेस की बात होती है तो दूसरे में चलते हुए चार्जेस की। बस इन कनेक्शंस को जिसने समझ लिया, समझो अच्छे नंबर लाने का पहला राज उसके हाथ लग गया। चलो अब बारी है अपने सबसे जरूरी हथियारों को तैयार करने की। और हमारे हथियार क्या हैं? फॉर्मूले। तो लगाते हैं एक डुबकी फॉर्मूलों की दुनिया में, जो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बूस्ट कर देंगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस, मतलब उसकी नींव का पत्थर, कूलम्स लॉ। ये फॉर्मूला 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स निकालने के लिए तो है ही, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है। इसका वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ इस्तेमाल कैसे करना है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, और यहाँ हमारे पास है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। और हाँ, स्टॉपिंग, पोटेंशियल और वर्क फंक्शन वाले जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उनकी चाबी यही है। एग्जाम में ये बार बार आता है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये फॉर्मूला सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी का सबसे जरूरी है। इसी से समझ आता है कि सेमीकंडक्टर काम कैसे करते हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की जान है। बस एक बात याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मोबिलिटी को गिनना होता है। देखो, एग्जाम सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको क्या क्या आता है, वो ये भी चेक करता है कि जो आता है उसे कितना अच्छा समझा है। तो चलो कुछ ऐसे कॉमन कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स यानी कि वैचारिक जालों को देखते हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, और उनसे बचने का तरीका भी सीखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूला रट लिया, तो क्या आप वो सवाल कर पाओगे जिसमें लेंस को किसी दूसरे लिक्विड में डुबो दिया जाता है? नहीं ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये बात ना सच में बहुत कमाल की है। सोचो, एक प्योर सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन, उसमें बस जरा सी इम्प्योरिटी मिला दी जिसे हम डोपिंग कहते हैं, और बूम, उसकी कंडक्टिविटी पूरी तरह बदल जाती है। आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वो सब इसी एक सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब ये एक क्लासिक रीजनिंग वाला सवाल है जो अच्छे अच्छों को घुमा देता है। जरा सोचिए तो इसका जवाब क्या होगा और क्यों? चलो इसका राज अगली स्लाइड में खोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच का सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ कर देता है। देखो, सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा होते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि कंडक्टर में इसका ठीक उल्टा होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो समझ हमने बनाई है वो एग्जाम में आने वाले अलग अलग तरह के सवालों से निपटने में कैसे काम आएगी। मतलब PYQs यानी पिछले सालों के सवाल, एजर्शन रीजन वाले सवाल और ग्राफ वाले सवाल। ये देखो, ये है PYQ रिपीट जोन। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बार बार हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर पक्के नंबर चाहिए तो अपनी ज्यादातर एनर्जी यहीं लगाओ। और हाँ, इन टॉपिक्स से जुड़े पिछले सालों के सवाल तो जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एजर्शन रीजन वाले सवालों को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। पहले दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करो। जैसे यहाँ एजर्शन ए कहता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अब रीजन आर देखो, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है। ये भी सही है। अब आखिरी स्टेप
क्या रीजन एजर्शन को सही सही समझा रहा है? हाँ, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देती है, जिससे वो मेजॉरिटी कैरियर बनते हैं। तो मतलब दोनों सही हैं और RA का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ग्राफ्स जो होते हैं ना, वो असल में डेटा की कहानियां सुनाते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये उन कहानियों को जल्दी और सही सही पढ़ने के सुराग हैं। सबसे पहले हमेशा एक्सिस पर क्या लिखा है ये देखो, मतलब क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स। ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अक्सर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बताता है। जैसे VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस, है ना सिंपल। अच्छा, सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है ना? असली खेल तो प्रेशर में परफॉर्म करने का है। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम हैक्स की बात करेंगे जो आपको बाकियों से एक कदम आगे रखेंगे। तो देखो, ये जो 3 पास अप्रोच है, इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी आसान सवाल छूटेगा नहीं और टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा। पहले राउंड में आसान वाले निपटाओ, दूसरे में थोड़े मुश्किल वाले और तीसरे में सबसे कठिन वालों पर नजर डालो। इस स्ट्रैटेजी को अपने अगले मॉक टेस्ट में ट्राई जरूर करना। हर MCQ के लिए 90 सेकंड से कम, ये है आपकी टारगेट स्पीड। बस इसकी प्रैक्टिस करो और इस पर टिके रहो, फिर देखना सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और अगर किसी सवाल में फंस जाओ तो तुक्का नहीं मारना है, स्मार्ट गैस करना है। इसे कहते हैं एजुकेटेड एलिमिनेशन। सबसे पहले वो ऑप्शन हटा दो जो बिल्कुल ही बकवास लग रहे हैं, मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है और एक ऑप्शन 1 से कम है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, उसे तुरंत काट दो। इससे सही जवाब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बस अब फाइनल काउंटडाउन शुरू होता है। अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए तैयार हो। ये रही आपकी आखिरी घंटे की चेकलिस्ट। देखो, इसका मकसद रट्टा मारना नहीं है, इसका मकसद है कि आप उस जोन में आ जाओ और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाए। आपने बहुत मेहनत की है, अब बस उस पे भरोसा करने का टाइम है। शांत रहो और बस अपनी तैयारी पर विश्वास रखो। तो दोस्तों, आपके पास स्ट्रैटेजी है, टूल्स हैं और पूरा प्लान भी है। अब बस एग्जाम हॉल में जाना है और इसे एग्जीक्यूट करना है। आप ये कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। याद रखिए, पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। माइंड मैप वाला को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़े रहें स्टडी मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।